गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी में पुराने साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में यह एक नया वीडियो है, तो देखते हैं। 1 से लेकर 57 तक क्वेश्चन इससे पहली बार हम लोग देख चुके हैं। आज 58 से शुरू करते हैं। यह क्या पूछा था, इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? तो फ्रांस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है और आपका यूएसए है। और एक कौन है? तो एक रसिया है यानी रूस है, लेकिन जर्मनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स थे। 1903 की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसका? तो टेलीस्कोप, तो गैलीलियो यानी दूरबीन की बात हो रही है। तो यह गैलीलियो इटली के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप की खोज की थी। टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो ने जड़त्व के नियम और गति के समीकरण के निर्माण में भी योगदान दिया था। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो याद कर लीजिए, हेमेटाइट। पिच ब्लेड से नहीं होगा, बताइएगा क्या होगा। देखिए, खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्क में मिलता है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा है, इसमें 72% लोहा मिलेगा। हेमेटाइट में 70%, लिमोनाइट में 60% और सीडेराइट में 48%। इसके अतिरिक्त टैकोनाइट, चेमोसाइट और पायराइट में भी लौह अंश पाए जाते हैं। ये पायराइट कौन है? इसी को कहते हैं मूर्खों का सोना। किंतु इसमें धातु अंश 30% से भी कम है, अतः इसका आर्थिक महत्व नगण्य है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंधित क्वेश्चन है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, अब ये तो यह देश ही न रहा, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और इस आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक 4 से 6 अप्रैल 2018 को बाकू यानी अजरबैजान में आयोजित हुई थी। और इस समय इसका नेता कौन है? तो वेनेजुएला का तानाशाह, क्या नाम है उसका? याद कर लीजिएगा, मादेरो। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी तो अल्बानिया, याद कर लीजिए, अल्बानिया की थी। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में अल्बानिया के स्कोपजे नामक शहर में हुआ था। 6 जनवरी 1929 में कोलकाता आई मदर टेरेसा और यहीं पर बस गई। और यहाँ पर इन्होंने एक चैरिटी का गठन किया और यह चैरिटी बहुत ही दानपूर्ण सेवा का काम करती है। और नाम क्या है इसका? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसकी स्थापना में क्या होगा, इसे फायदे? तो यह कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों के लत लगे हुए लोगों तथा दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका। कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो याद कर लीजिए, कर्नाटक और तमिलनाडु। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको? तो याद कर लेते हैं, उनका नाम क्या था? विक्रम साराभाई। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास के प्रेरणा स्रोत सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे हैं। सन 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंसोस्पार के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में ही इस समिति को सन 1969 में पुनर्गठित करके इसका नया नाम इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रख दिया गया। कब की बात है? तो 1969 में। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। भारत में 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया।
डॉक्टर भाभा ने 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा जनन का कार्यक्रम निर्धारित किया। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्रमशः इसी दिशा में विकसित है, यानी प्रथम चरण में क्या करेंगे, विदेशी रिएक्टर मंगाएंगे और विदेशी ईंधन, क्योंकि भारत में तो यूरेनियम नहीं है तो उसी पर चलाएंगे। दूसरे चरण में क्या होगा, वह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा, यानी वह बिजली का उत्पादन नहीं कम करेगा लेकिन कम, उसकी तुलना में वह ईंधन का उत्पादन करेगा। यानी भारत में तो जो मोनोजाइट बालू में जो थोरियम की उपलब्धता है, जो दुनिया में सबसे अधिक मानी जाती है, उसका उपयोग किया जाएगा और उसमें क्या होगा, यह प्लूटोनियम में उसको कन्वर्ट करेगा थोरियम, और ताकि वह इनरिच हो जाएगा और वह ऊर्जा उत्पादन के लिए सक्षम हो जाएगा। और तीसरे चरण में थोरियम आधारित जो विद्युत संयंत्र है, यानी थर्मल नहीं कहेंगे उसको, हम लोग क्या कहेंगे उसको, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उसकी स्थापना की जाएगी। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? ये तो गलत बात है। हम लोग तुलना पाकिस्तान से करते हैं, तुलना करना ही है तो चीन से कीजिए। आगे देखिए, भारत में वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया। कब? 1948 में, याद कर लीजिएगा। और भारत में निर्मित टैंक का नाम है, तो यह अर्जुन टैंक भारत में निर्मित है। 5 जून 1993 को सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। इस टैंक का विकास रक्षा एवं अनुसंधान विकास यानी DRDO द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल BHEL और भारत अर्थ मूवर्स यानी BEM आदि के सहयोग से किया गया है। यद्यपि अर्जुन टैंक का विकास भारत में ही किया गया है, किंतु इस टैंक की ऊर्जा एवं संचार प्रणाली आयाती थी। आगे देखिए, मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो यह पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है, यानी कि वैसे मुसलमान जो कहा जाता है कि जो मुख्य रूप से बिहार है और यानी कि उत्तर भारत से गए थे। आगे देखिए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, क्या है नाम उसका? कीवी है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और पक्षी वर्ग में शामिल कीवी उड़ नहीं सकने वाला परंतु बहुत तेज दौड़ने वाला पक्षी है। और चिपको आंदोलन है, तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन किया गया था। भाले कुल्हारे चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, यह उसका नारा था। पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे, इसी नारे के साथ वर्ष 1973-74 में पेड़ों को बचाने के लिए मंडल चमोली यानी कि उत्तराखंड आज का है, उस समय उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया था। चंडी भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणविदों ने चिपको आंदोलन को विश्व में पहचान दिलाई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, तो यह विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए है। थोड़ा जान लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधनों एवं भौतिक संसाधन में सुधार लाने हेतु वर्ष 1987-88 में प्रारंभ हुई थी। प्रत्येक चल रहे विद्यालय में 2 बड़े कमरों, कम से कम 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग है। वर्ष 2002-03 से यह योजना सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दी गई है। स्टार टीवी का मालिक कौन है? याद कर लेते हैं। इसका मालिक रूप मर्डोक है। यह मीडिया मुगल कहेंगे, मीडिया मुगल के रूप में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अमेरिकी निवासी रूप मर्डोक ने वर्ष 1993 में हांगकांग की कंपनी से स्टार टीवी का अधिग्रहण किया था। चीन, सिंगापुर, वियतनाम, भारत सहित स्टार टीवी का प्रसारण संपूर्ण एशिया में होता है। स्टार का पूर्ण नाम है सैटेलाइट टेलीविजन फॉर द एशियन रीजन। पंचशील की मुख्य विशेषता बताइए। तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसको तो कहा जाता है कि नेहरू जी ने अपना पैर खुद अपने ही हाथों से बांध लिया था। देखते हैं। कोरिया युद्ध के पश्चात भारत और चीन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ हुई। इस वार्ता के फलस्वरूप भारत और तिब्बत क्षेत्र के मध्य, तिब्बत क्या था? तो यह बफर स्टेट था, के मध्य वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि में 29 अप्रैल 1954 कब की बात है? तो 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में पंचशील के 5 समझौतों का उल्लेख किया गया था। पंचशील के क्या सिद्धांत थे? याद कर लीजिए। कभी मौका आए तो नेहरू जी के बारे में तो मेन में लिख दीजिएगा। एक दूसरे की
प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण, यानी एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता का हम लोग पालन करेंगे और उसको संप्रभुता यानी उसके अंदर में हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना, देखिए कितना अच्छा बात है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, यह भी कितना अच्छा बात है। परस्पर समानता एवं मित्रता की भावना रखेंगे तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसमें हुआ क्या, जो तिब्बत क्या था, तो वह बफर स्टेट। चीन ने तिब्बत पर 1959 में पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। जब नेहरू जी इस पर कुछ बोलेंगे तो चीन का कहना है कि भाई ये तो मेरा आंतरिक मामला है, आप इसमें क्यों दखलंदाजी कर रहे हो, यानी आप ही पंचशील के मामले से पीछे हट रहे हो। यह भारत की औपनिवेशिक सोच को दर्शाता है चीन के हिसाब से, जबकि गलत को है इसमें चीन, यानी उल्टे चोर ही कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। और क्या हुआ तो जानते ही हैं, 1954 में लागू हुआ और 1962 में शहीद हो गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को। और यह उपग्रह आर्यभट्ट बैकानूर, यानी बैकानूर मतलब कहाँ, तो रूसी केंद्र से कॉस्मोस रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग आरंभ हुए थे। रामेश्वरम, यहाँ देखिए क्या है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, तो यह रामेश्वरम कहाँ है, तो यह तमिलनाडु का हिस्सा है। यहीं से होकर आप श्रीलंका जा सकते हैं, यानी राम जी यहीं से होकर गए थे। और आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, तो अब तो न रहा, तो यह सेकुलर हो गया। लेकिन क्योंकि 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के बाद संसद ने 18 मई 2006 को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है, तो सिलिकॉन वैली बंगलोर में है। और कर्नाटक के बेंगलोर यानी बंगलुरु को भारत के सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी गई है। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं, भाई क्यों है यह, तो इन्होंने यह क्या बताया कि ग्रह यानी यह सूर्य है और ग्रह है, तो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इस तरह से, यानी पृथ्वी केंद्र में न है, पृथ्वी सूर्य के बाहर यह भी एक 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। निकोलस कॉपरनिकस का जन्म देख लेते हैं थोड़ा सा। 1473 से 1543 में ने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में इनको बहुत सफलता मिला। फलस्वरूप टॉलमी की एक मान्यता का इन्होंने खंडन कर दिया, यानी टॉलमी ने क्या कहा कि भाई पृथ्वी केंद्र में है और सब लोग इसका चक्कर लगाते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन कॉपरनिकस ने यह क्या कहा कि सूर्य को इन्होंने ब्रह्मांड का केंद्र माना। लेकिन दुख की बात है कि जो ब्रह्मांड है बहुत ही विशाल, इसका न शुरू किसी को पता है न अंत किसी को पता है। ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। दक्षेस यानी आंदोलन मतलब सार की बात हो रही है, शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग, लेकिन क्यों ना हो सका, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच के आपसी टसन के कारण। बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पहल पर 8 दिसंबर 1985 को स्थापित दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के साथ सहयोग में वृद्धि रहा है। कुछ सही कथन चुनना है, यहाँ देखिए। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, चलिए सही है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है, नहीं भाई। पंच सिद्धांतिका 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है, माना गया है भाई, देखते हैं। आर्यभट्ट 5वीं सदी ईसा पूर्व के एक महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्टीय गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार, लीलावती भी तो गणित ग्रंथ है, लीलावती के रचनाकार भास्कर सेकंड हैं। पंच सिद्धांतिका के रचयिता वराह मिहिर हैं, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य का काल 399 से 404 के दरबार में थे। और गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना गया है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक से वंदे मातरम गीत
उद्गृहित है, लिया गया है। 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। और यह लोकप्रिय कब होता है? तो बंगाल विभाजन के समय, यानी 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? तो देख लेते हैं। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट, इसके बारे में डेफिनेशन ही देख लेंगे, यानी सब सही मतलब। इसकी रचयिता रोमी देवी है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। ये रोमी देवी कौन है? यह कपिल देव की पत्नी है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के हाथों से हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं होता है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना, ऐसा कीजिएगा तो संरक्षणवाद हो गया, इसे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर गलत प्रभाव पड़ेगा। यानी तकनीकी प्रगति सपोर्ट करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करेगा, उद्योगों का विकास है, लेकिन वह निगेटिव है। आक्रामक राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधक कारक है। शेष 3 विकल्प तो सपोर्टर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? याद कर लेते हैं, जापान नहीं है। आगे देखिए, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा और। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी। इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है और हाल में भारत, आयरलैंड, मेक्सिको व नॉर्वे को 2021 से 22 के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी तौर पर चुना गया है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के पीछे मुख्य विचार है तो क्या है? तो आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, और यह WTO का मुख्य उद्देश्य है। नौकरशाही का कार्य बताइए क्या होना चाहिए? तो सब कुछ होना चाहिए, जैसे कि सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। नौकरशाही का प्रमुख कार्य प्रशासन संचालन में से है। विधायिका नीति निर्माण के उपरांत कार्यपालिका को यह उत्तरदायित्व सौंपती है कि वह इन नीतियों को लागू करे। कार्यपालिका इन नीतियों को नौकरशाही के माध्यम से लागू करती है। साथ ही साथ नौकरशाही दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में मंत्रीगण की सहायता भी करती है। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन था? तो याद कर लेते हैं, स्वीडन था। यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। 30 सितंबर की बात है। 2015 को पहली बार न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर फिलिस्तीन का ध्वज लहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अब दिव्यांग कहेंगे 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% जनसंख्या विकलांग से ग्रसित है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय और इनका संबंध पटना से है। तो यहाँ देखिए, तो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी तथा राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थी? तो ये समाजवादी थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था तो श्री राम प्यारी। इन्होंने क्या किया? देखिए, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण, यह देखिए, यह सूर्य है, यह आपका चंद्रमा है। अगर इसके बीच में कौन पृथ्वी चला है तो क्या होगा? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर कैसे जाएगा? अतः यह अमावस्या के दिन होगा, पूर्णिमा के दिन, और इस स्थिति में सूर्य ग्रहण, क्या कहेंगे इसको हम लोग? चंद्र ग्रहण। अगर यह सन है, चलिए, और इसके बीच में चांद चला है और यहाँ पर पृथ्वी हो जाए एक सीध में, तब क्या होगा? यह सूर्य ग्रहण होगा। यानी चंद्रमा, सूर्य ग्रहण की बात है तो चंद्रमा बीच में हो, सही है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का कुछ हिस्सा दृष्टिगोचर नहीं होता है और यह
कब होगा, तो यह सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। सबसे छोटा दिन होता है, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, याद कर लीजिए। छोटा दिन यानी कि उत्तरी गोलार्ध के दिमाग से है, बस इतना याद कीजिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, 21 जून सबसे लंबा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे छोटा दिन 21 जून। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम अर्थात सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। वहीं 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान होती है। तो यह कुछ विविधता। तो आशा करते हैं कि यह मिसलेनियस भी आपको अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके बाद मिलेंगे हम लोग तो साइंस के टॉपिक लेकर आते हैं, तब तक वेट कीजिए।